चलो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं विद द एग्जिट टैक्स। अब ये एग्जिट टैक्स कब कैलकुलेट होता है और इसकी इंपॉर्टेंस है क्या? बिल्कुल, अगर एक बार नॉर्मल चैरिटेबल ट्रस्ट का क्वेश्चन आया टैक्स कैलकुलेशन करने का, तो जनरली नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये लोग एग्जिट टैक्स का ही कैलकुलेशन देते हैं। बट हो सकता है कभी रिपीट हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि एक अटेम्प्ट में ये दिया तो दूसरे अटेम्प्ट में हर बार ऑल्टरनेट चलेगा। बट यस, द इम्पोर्टेंट ऑफ एग्जिट टैक्स इज देयर। पहली चीज, अभी एग्जिट टैक्स होता क्या है मैम? देखो, जब ये था हमारा ट्रस्ट, ठीक है, ये हमारा ट्रस्ट था, ये बन गया था, मतलब इन लोगों ने अपना काम चालू कर दिया था। जो भी ट्रस्ट का ये काम करते हैं ये ऑब्जेक्टिव करते थे, ठीक है। जब भी ट्रस्ट बना था, रजिस्ट्रेशन की बात नहीं कर रही हूं मैं, ट्रस्ट बन गया है। ट्रस्ट के बनने के बाद जो भी इसका काम धाम है इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। सपोज करो ये स्टार्ट किया इन्होंने 2017 में, ट्रस्ट बनाया 2018 में, इसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट किया। बट रजिस्ट्रेशन सपोज करो मैम आगे जाके कब लिया? रजिस्ट्रेशन लिया इन्होंने 2020 में। हो सकता है अलग अलग ईयर में कुछ कुछ कहानी चल रही है। अब क्या हुआ मैम, जब यहाँ पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया, ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये रजिस्ट्रेशन हमें कैसे मिलता है? दो कंडीशंस फुलफिल होने पे मिलता है ये रजिस्ट्रेशन। एक तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। एंड अदर लॉ का आपको क्या करना है? कंप्लायंस करना है। ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल होना चाहिए कि जेन्युइन ऑब्जेक्टिव है, और साथ ही साथ क्या करना है? अदर लॉ का हमको क्या करना होता था? कंप्लायंस करना होता था। और उस बेसिस पे ये हमको क्या दे देते थे? रजिस्ट्रेशन दे देते थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि एग्जिट का मतलब क्या है? बोलता है कि आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो जिससे अब आप क्या हो? जेन्युइन ट्रस्ट नहीं रहे, या फिर आपने ऑब्जेक्टिव वो नहीं रखा जिस ऑब्जेक्टिव के लिए आप थे। मतलब कुछ तो ऐसा किया कि अब हमें या तो फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, या मॉडिफिकेशन किया और वो मॉडिफिकेशन बताना पड़ेगा। कुछ तो ऐसा किया है। तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ किया है आपने, वो क्या क्या कंडीशंस है, वो कंडीशंस देखते हैं कि आप ऐसा क्या क्या कर सकते हो कि हम मान लेंगे कि ये टैक्स आप क्या है, जा रहे हो ट्रस्ट की दुनिया से, एग्जिट कर रहे हो, तो जाते जाते टैक्स पे करते जाना पड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि 100% दे हैव टू पे द टैक्स, बट कुछ ऐसी कंडीशन हो गई। कौन सी कंडीशन हो गई? कंडीशन ऑफ एग्जिट। कुछ ऐसी एग्जिट रिलेटेड कंडीशन हो गई, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो हो सकता है कि आपको क्या करना पड़ेगा? माइट बी पॉसिबल कि यू हैव टू पे द टैक्स। अब वो कंडीशन क्या है एग्जिट टैक्स की, वो अपने को समझना है। सबसे पहले बोलता है कि आपने क्या किया? कन्वर्जन कर लिया। ये जो ट्रस्ट बना था ये एक एलिजिबल ऑब्जेक्टिव के लिए बना था। अब आप इसको क्या कर रहे हो? कन्वर्ट कर रहे हो किसमें? इनटू अ नॉन एलिजिबल फॉर्म। तो कन्वर्जन ऑफ ट्रस्ट इनटू द फॉर्म नॉट एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जब तुम रजिस्टर्ड हुए थे ये सारी चीजें कंडीशंस फुलफिल करते थे और यू वर एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब कुछ तो ऐसा कन्वर्जन हुआ है, वो क्या हुआ वो देखेंगे कि कन्वर्जन आपने कर लिया किसमें? नॉन एलिजिबल फॉर्म में, ठीक है। तो आपका कन्वर्जन क्या हो गया? कन्वर्जन हो गया नॉन एलिजिबल फॉर्म में। या तो ये हो सकता है, ये नहीं हुआ तो आप मर्जर कर रहे हो। किसके साथ मर्जर कर रहे हो? आप मर्ज हो रहे हो किसी ऐसी एंटिटी के साथ। यहाँ पे एक मिस्टेक है जो अभी हम सही करेंगे। मर्ज हो रहे हो किसी ऐसी एंटिटी के साथ जो क्या है? नॉट रजिस्टर्ड है। ऐसी एंटिटी जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसके साथ आपने क्या किया? मर्जर किया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मर्जर इनटू एन एंटिटी दैट डज नॉट हैव सिमिलर ऑब्जेक्ट एंड रजिस्टर्ड। गलत है। इसका रीजन क्या है वो भी अपन समझते हैं अभी कि क्यों ये गलत है। क्योंकि पीछे देखोगे तो वो चीज उन्होंने सही करी हुई है चार्ट के अंदर। या तो कन्वर्ट कर लिया या मर्जर कर लिया, या फिर तुम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो असेट्स। तुम क्या नहीं कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे असेट का। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन डिसोल्यूशन।
इसमें कुछ टाइम लिमिट दिया है 12 मंथ्स का, फ्रॉम एंड ऑफ मंथ ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, अब इसी पे ही पूरी चर्चा करनी है। सबसे पहले बोलता है, देखो जब ट्रस्ट आया था वो एलिजिबल फॉर्मेट में था। जो ऑब्जेक्टिव तुमने हमें बताए थे, हमारे पीआईटी सीआईटी जिनको भी तुमने एप्लीकेशन दी थी, उसने अच्छे से उसको वेरीफाई किया, उसको इंक्वायरी की, आफ्टर इंक्वायरी उनने तुमको रजिस्ट्रेशन दे दिया था। अब तुमने क्या किया, आगे जाके ये ऑब्जेक्टिव में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया। आगे जाके क्या किया, ये जो ऑब्जेक्टिव था उस ऑब्जेक्टिव को ही मॉडिफाई कर दिया। तो सबसे पहले याद है हमको 30 डेज के अंदर बताना पड़ता है। फिर या तो वो रजिस्ट्रेशन दे सकते हैं या तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। तो अगर ये जो तुमने मॉडिफिकेशन किया है वो एलिजिबल फॉर्मेट नहीं है, सही मॉडिफिकेशन नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो हम मान लेंगे तुम नॉन एलिजिबल फॉर्मेट में चले गए, अब तुम रजिस्ट्रेशन लायक नहीं रहे। ठीक है, तो कन्वर्जन में मैं एक चीज यहाँ छोटी सी लिख सकती हूँ कि कन्वर्जन का मतलब मॉडिफिकेशन। ठीक है, कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया, मॉडिफिकेशन। दूसरा, अब ये जो मैंने बोला ये लिखा तो हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ था बुक में, क्यों? देखो ये एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट 1, ये एक ट्रस्ट है, दैट इज ट्रस्ट नंबर 2। अब ये ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है 12AB में, ये ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है 12AB में। इसका काम एजुकेशन देने का, इसका काम मेडिकल रिलीफ करने का है, तो दोनों ही रजिस्टर्ड ट्रस्ट चैरिटेबल पर्पस के लिए, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये दोनों मर्ज भी हो जाते हैं और मर्ज होके T1 T2 भी बना लेते हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव चेक किया हुआ है, दोनों का सब ऑब्जेक्टिव चेक किया है। तो यहाँ पे ये लिखना, क्या लिखना कि दोनों रजिस्टर्ड है भले ही, पर उनका क्या है, सिमिलर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये नॉन एलिजिबल फॉर्मेट नहीं है। उल्टा यहाँ ये होना चाहिए था कि मैम एक तो रजिस्टर्ड है, ये वाला रजिस्टर्ड, बट मैम ये जो है ना, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है। अब तुम कैसे किसी बिना रजिस्टर्ड वाले को हमारे यहाँ क्या कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो? पूछना तो पड़ेगा ना तुमको पीआईटी सीआईटी से कि देखो हमने क्या किया, इसका काम मेडिकल का वो देने था बेनिफिट, हमारा एजुकेशन रिलीफ देने का था, हम दोनों ने मर्ज करके T1 T2 बनाई। उसको दिक्कत यहीं पे होगी। क्यों? क्योंकि हमसे पूछ तो लेते, हमने तो चेक भी नहीं किया कि उसका ऑब्जेक्टिव जेन्युइन है भी या नहीं है। तो वो जो है वो यहाँ पे मर्जर आपने किया नॉन रजिस्टर्ड वाले से। अब नॉन रजिस्टर्ड वाले से मर्जर कर रहे हो, चाहे फिर भले ये इसका अलग ऑब्जेक्टिव होता है या फिर ये भी एजुकेशन में होता, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो चेकिंग करनी है ना सामने वाले की, क्योंकि वो रजिस्टर्ड था ही नहीं। तो चाहे तुम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब ही नहीं। आया ये बात समझ में? फिर मैम ये बोलते कि देखो तुमने ट्रस्ट को क्या किया, बंद कर दिया। जब तुम इस ट्रस्ट को क्या कर रहे हो, क्लोज कर रहे हो ना, तो जितना भी असेट है तुम क्या करोगे, बेचोगे? नहीं, वो बोलते तुम एक काम करो, इसको डोनेट करके आओ। किसको डोनेट करना है? किसी और ट्रस्ट को दे दो जो 12AB में रजिस्टर्ड है। तुम यूज नहीं कर रहे ना ट्रस्ट के पर्पस के लिए, किसी और ट्रस्ट को दे दो, वो यूज करेगा उसके लिए। बट उसके लिए टाइम लिमिट दिए 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिसोल्यूशन टेक प्लेस। तो अगर इन तीन में से कुछ भी फेल हुआ, कन्वर्जन कर लिया गलत हो गया, मर्जर गलत नॉन रजिस्टर्ड से कर लिया, या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया तुमने टाइम पे, तो हम बोलेंगे ना कि अब हम तुम्हारा टैक्स माफ नहीं कर सकते। इस वक्त तुम्हें अब क्या देना पड़ेगा, कंडीशन तुमने एग्जिट की फॉलो कर ली और तुमको क्या पे करना पड़ेगा, एग्जिट टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या ये आया समझ में? अब मैम ये एग्जिट टैक्स को बोलते क्या है? देखो एग्जिट टैक्स तब पे करना पड़ता है जब एग्जिट की कंडीशन फुलफिल होती है, बिल्कुल। तो बोलता है ये पे होता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे, इसका एक रेट दिया है, दैट इज योर एमएमआर। एमएमआर बोले तो मैम 30 + 12 + 4,
मैम मैक्सिमम तो 40% पे होना चाहिए था। ये इकलौता ऐसा है यहाँ पे जो तुम्हें यही रेट लगाना है, याद रख के। ठीक है, यहाँ पे यही रेट लगेगा, याद रख के। तो मैम यहाँ पे एग्जिट टैक्स हो गया मैक्सिमम मार्जिनल रेट। बट आप समझो कि यहाँ कोई अमाउंट भी तो चाहिए मुझे, जिस अमाउंट पे हम मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगा पाएंगे और फिर बोलेंगे ये रहा मेरा एग्जिट टैक्स। तो हमको ये समझ नहीं आ रहा कि ये अमाउंट कितना होगा। अब उस पर बात करते हैं कि ये अमाउंट क्या होगा जिसके ऊपर मुझे एग्जिट टैक्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो बोलता है देखो इस अमाउंट को ऐसे कैलकुलेट करो। तुम एक काम करो, तुम्हारी असेट्स लो, माइनस क्या कर दो उसमें से लाइबिलिटी, इसमें से क्या करो असेट्स लो, लाइबिलिटी माइनस कर दो, और ये आ जाएगी तुम्हारी एक्रीटेड इनकम। मतलब नेटवर्थ निकालना है क्या? हाँ, सॉर्ट ऑफ नेटवर्थ ही चाहिए। पर याद रखना, असेट ऐसे ही ले लेके बुक वैल्यू लूं असेट की, या फिर मैं मार्केट वैल्यू लूं। तो बोलता है कि तुम्हें मार्केट वैल्यू लेनी होगी असेट की, कि आज की डेट में तुम्हारे पास एक्चुअल इनकम क्या बोल सकते हो कि है, नेटवर्थ आज की डेट में कितनी है। तो तुमको क्या करना है, असेट की मार्केट वैल्यू ही लेनी होगी, और लाइबिलिटी की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। हम एफआर पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो लाइबिलिटी की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। एंड दिस इज योर एक्रीटेड इनकम। इस एक्रीटेड इनकम पे तुमको क्या करना है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स पे करना। ठीक है, चलो। अब यहाँ फिर एक दिक्कत आई। अब क्या दिक्कत आई भाई? बोला रुको, दो चीजें मत लेना। इसमें क्या है, एक ये एक्सेप्शन है और दूसरा एक और एक्सेप्शन है, वो मत लेना। और मैंने कहा था इसका अपन करेंगे लिंकेज। वो बोलता है देखो यहाँ पे जब तुम्हारा ट्रस्ट यहां से यहां तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ था, तो जितनी भी इनकम ट्रस्ट ने यहाँ कमाई होगी उस पर ऑलरेडी टैक्स पे किया है। तो फिर इस इनकम से जो भी असेट खरीदी होगी वो यहाँ क्यों काउंट करोगे? यू कैन नॉट काउंट दैट असेट हियर, क्योंकि इन चीजों पे तो ऑलरेडी टैक्स पे किया उसने। तो यहाँ पे कौन सी हमको एसेट नहीं लेनी, ऑन विच टैक्स ऑलरेडी पेड, एज इट वॉज नॉट रजिस्टर्ड। क्योंकि एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट को ही तो तुम बेनिफिट देते हो ना, 12AA 12AB सेक्शन 11-12 का। ठीक है, फिर बोलता है देखो ऐसी असेट जो तुमने एग्रीकल्चर इनकम से खरीदी है, ऐसी एसेट जो तुमने किससे खरीदी है, एग्रीकल्चर इनकम से। क्यों? क्योंकि देखो अगर एग्रीकल्चर इनकम है तुम्हारा, सपोज तुम रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो भी तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उससे कुछ खरीदा तो वो भी एग्जेम्प्ट है। और मैम अगर सपोज 11-12 में हमको एग्जेम्पशन मिल रहा है, तो याद है हमने कहा था कि सारे के सारे सेक्शन 10 के एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर का मिलेगा। मतलब तुम रजिस्टर हो या नहीं हो, तुमको वैसे भी एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन तो मिलना ही था। तो उससे रिलेटेड जो भी एसेट खरीदी उसको भूल जाओ। तो ये हमको काउंटिंग में नहीं लेना है। अब इतनी बात पूरी समझ में आई थी। बोले कि सपोज हमने तो तुमको बोल दिया कि ये कारण है, ये करना है तुमको, और टैक्स पे करते जाना है। अगर तुमने कन्वर्जन किया है, मर्जर किया है, या फिर तुमने 12 मंथ्स में पेमेंट नहीं की। पर यहाँ पे वो बोलता है कि सपोज मेरा कन्वर्जन हुआ, जैसा बोला वैसा ही, कि हाँ नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, या फिर सपोज मेरा मर्जर हो गया अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट के साथ, या फिर नॉन डिस्ट्रीब्यूशन किया, जो भी था। ये टैक्स मुझे पे कितने टाइम में करना होता है, कितने टाइम, कुछ तो टाइम पीरियड होगा, ऐसा तो नहीं कि आज के आज पे करना है। तो बोलते हैं ये एक डेट हम तुमको बता रहे हैं, उस डेट के हिसाब से, वो रेलिवेंट डेट से तुमको कितने डेज काउंट करने, 14 डेज काउंट करने। और अगर तुम या तो 14 डेज में पे कर दोगे, या तो 14 डेज में तुम पे नहीं करोगे। अगर पे कर दिया तो ओके, पे नहीं किया तो 1% पर मंथ का क्या लगेगा, इंटरेस्ट भी लगेगा। अब मेरा पूरा डिस्कशन किस पे चलेगा, ये वो डेट क्या होगी, हर केस में डेट अलग है। ठीक है, तो मुझे पूरा डिस्कशन इस चीज पे करना है कि डेट कहाँ से स्टार्ट होगी जिससे मैं 14 डेज आगे काउंट कर पाऊँ।
अब इस डेट के ऊपर आते हैं। सबसे पहले बोलता है भाई तुमने क्या किया, सबसे पहले कन्वर्जन किया। किसमें कन्वर्जन किया? नॉन एलिजिबल में। ठीक है, बोलते हैं जब तुमने नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्जन किया, ठीक है, तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा, बताया होगा ना हमको कि हम मॉडिफिकेशन कर चुके हैं। तो बोलता है कि अब अगर तुम कन्वर्ट हुए नॉन एलिजिबल फॉर्मेट में, तुमने हमें बताया मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है, तो बोलता है कि हम ये 14 डेज कहां से काउंट करेंगे? तो बोलता है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, जिस दिन तुमने मॉडिफिकेशन किया था वहां से हम क्या करेंगे, तुम्हारा 14 डेज काउंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है मैम, अगर हमारा सीधे सीधे रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया, क्योंकि दो चीजें हो सकती है ना, या तो तुम मॉडिफिकेशन के बारे में हमको बताओगे, फिर हम सोचेंगे तुमको रजिस्ट्रेशन तुमको वापस से रजिस्ट्रेशन देना है या नहीं देना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सीधे ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो कैंसिलेशन की डेट से 14 डेज काउंट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बोलता है यहीं पे अभी कुछ और भी चीजें करनी है, इनकम्प्लीट है, मॉडिफिकेशन का पार्ट इनकम्प्लीट है, रजिस्ट्रेशन का पार्ट अभी इनकम्प्लीट है, इसमें और कुछ जुड़ेगा। फिर बोलता है सपोज करो तुमने मर्जर किया, मर्जर के साथ क्या होगा, तो भाई डेट ऑफ मर्जर होगी ना, वहां से हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारा 14 डेज काउंट कर सकते हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ ये इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ तो अपील वपील का अभी तो लफड़ा आएगा। अभी तो हम सिर्फ बेस में समझ रहे कि हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, ये नॉन एलिजिबल में कन्वर्ट हुआ तो मॉडिफिकेशन डेट से ही मुझे काउंटिंग करनी चाहिए थी, मुझे तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल की डेट से ही काउंटिंग करनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होने वाला, वो कुछ और करेंगे। बोलते देखो मर्जर हुआ है तो मर्जर की डेट से काउंटिंग करो, हाँ मर्जर है तो मर्जर की डेट से तुम 14 डेज काउंट कर सकते हो। मैम नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है तो, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले 12 महीने खत्म तो होने दो, उनको तो टाइम दिया ना, 12 मंथ्स रुको, 12 मंथ्स के अंदर डिसॉल्व कर लेना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, तो जब 12 मंथ्स खत्म हो जाएंगे 12 मंथ्स के बाद तुम 14 डेज स्टार्ट करोगे। पर मेरे को अब डिस्कशन इस पे करना है, एक ये दो पॉइंट पे मेजर। मैम हमने कन्वर्जन किया नॉन एलिजिबल फॉर्मेट में, हमने उनको बताया कि हमने मॉडिफिकेशन किया है। अब जब हमने उनको बताया कि मॉडिफिकेशन किया है तो क्या होगा पता है, दो चीजें, या तो वो रजिस्ट्रेशन देंगे या तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। रजिस्ट्रेशन दे दिया तो मुझे कोई टैक्स पे करना ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं दिया तो तुम जाते हो सीआईटी के पास रजिस्ट्रेशन लेने, और रजिस्ट्रेशन देने से मना कर दिया तो तुम अपील भी तो कर सकते हो आईटेट को। अगर तुम आईटेट की अपील में जाओगे या तो आईटेट के पास अपील में नहीं जाओगे, दो ही केस होंगे ना। मैम सबसे पहले तो इसने क्या किया, हमने मॉडिफिकेशन के बारे में बताया और उसने मना कर दिया कि तेरे को रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपील करूं। अब या तो मैं अपील में जाऊंगी या तो मैं अपील में नहीं जाऊंगी, तो 14 डेज अभी काउंट नहीं हो सकते ना, क्योंकि तुम्हारे पास लड़ने के लिए मौका है अभी। तो बोलता है ऐसे केस में अगर तुम अपील में जाओगे तो पहले अपील को डिस्पोज होने दो, जो रिजल्ट आएगा अगर तुम्हारे फेवर में आया तो वैसे ही खत्म हो गई बात, पर तुम्हारे अगेंस्ट में आया तो जिस दिन से ऑर्डर आया उस दिन से 14 डेज काउंट कर। बट मैम अगर ऐसा हुआ कि हम गए ही नहीं अपील में, तो हम टाइम लिमिट काउंट करेंगे कि तुम्हारे पास उस अपील में जाने का टाइम लिमिट कितना था, 30 डेज था, 60 डेज था, आईटेट के पास तो 60 डेज होता है, तो पहले उस 60 डेज को खत्म होने दो, क्योंकि एक्सपायर हो गया टाइम, अब तुम जा नहीं सकते, यहाँ से तुम्हारा क्या कर देंगे फिर 14 डेज काउंट करेंगे। तो इसलिए बोला यहाँ पे कन्वर्जन करो, यहाँ कुछ कुछ चीजें भरनी पड़ेगी, इधर कुछ नहीं भरना, यहाँ तो 12 मंथ्स खत्म होने के बाद 14 डेज स्टार्ट होगा, क्योंकि उसने खुद ने 12 मंथ्स का टाइम दिया तुमको डिस्ट्रीब्यूशन करने। मैम यहाँ क्या हुआ, उसने तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया, फिर तुम्हारे पास वही हो गया, ऐसे कैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तुम या तो अपील करोगे या नहीं करोगे। अगर अपील की तुम्हारे फेवर में आया बात खत्म हो गई, अगर तुम्हारे फेवर में नहीं आया तो वहां से 14 डेज स्टार्ट आया। तो जब भी वो जबरदस्ती कैंसिलेशन करेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका एक और आएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा अपील का। अगर तुम नहीं गए तो अपील का टाइम लिमिट एक्सपायर होने देना, फिर 14 डेज, और अगर तुम गए तो डिस्पोजिशन की डेट से 14 डेज।
डन मैम। मर्जर में कुछ खास नहीं ना, यहाँ तो कुछ नहीं, मर्जर कर लिया, अब क्या, डेट ऑफ मर्जर से 14 डेज। तो ध्यान रखने वाला है क्या, सिर्फ ये वाला पॉइंट। तो ये जो तुम्हारा टेबल है इसमें पूरा यही देख के रखा है, ठीक है। अब मैम एक बात समझ में आई, डेट, वो डेट कौन सी है जहां से मुझे 14 डेज काउंट करना है। लेकिन मैम ये मार्केट वैल्यू किस दिन की लेंगे, यहाँ पे आपने बोला ना मार्केट वैल्यू लेना है असेट की, तो ये मार्केट वैल्यू कौन सी डेट की होगी। तो ये मार्केट वैल्यू जो पहले हम कर रहे थे, मर्जर किया है तो मर्जर की डेट की मार्केट वैल्यू ले लो, बात सही है। मैम डिसोल्यूशन हुआ है तो जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ है उस दिन की मार्केट वैल्यू लो। मैम जिस दिन मॉडिफिकेशन किया उस दिन, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उस दिन की मार्केट वैल्यू लेना है, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधे जिस दिन वो घटना हो गई उसी दिन का तुमको मार्केट वैल्यू लेना है। ओके। अब हम मार्केट वैल्यू तो ले रहे हैं, ये बात भी मान ली कि हमको मार्केट वैल्यू लेना है व्हेन कंडीशन ब्रीच्ड। है ना, मुझे वही मार्केट वैल्यू लेनी है, उस दिन की मार्केट वैल्यू लेनी है जिस दिन कंडीशन ब्रीच हो, ये मेरा क्रक्स है। अभी क्या है पता है, मार्केट वैल्यू आप असेट्स की बोल रहे हो, हाँ मैम असेट के भी तो बहुत सारे टाइप होते हैं, असेट के भी क्या है अलग अलग टाइप है, तो असेट के हिसाब से मुझे मार्केट वैल्यू अलग अलग लेनी पड़ेगी। तो अब वो वाला कर रहे अपन, और इसी पे ही क्वेश्चन आता है, यही है वो जिसपे क्वेश्चन आता है। तो मैम असेट है तो असेट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अब वो बोलता है अगर असेट तुम्हारे शेयर्स हैं, शेयर्स क्या है तुम्हारे, असेट है। अब मैम शेयर्स भी दो तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, एक कोटेड होगा, एक अनकोटेड होंगे, ठीक है। शेयर्स भी दो तरह के होंगे, कोटेड हो सकते हैं, अनकोटेड हो सकते हैं। फिर इसके बाद कौन से हो सकते हैं, तुम्हारी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, या फिर कोई अदर। अभी सिक्योरिटी पे बात ही नहीं की अपन ने, सिक्योरिटीज भी आएंगी इसमें। तो मैम अगर सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करें तो बोलता है देखो शेयर्स ले लो, साथ में यहाँ पे ले लो तुम कोटेड के लिए, सिर्फ कोटेड के लिए यहाँ पे अभी क्या लो, सिक्योरिटी भी ले लो, कोटेड शेयर प्लस सिक्योरिटी। बोलते कोटेड है मतलब इसकी ट्रेडिंग होती है, कोटेड है इसका मतलब क्या है, इसकी ट्रेडिंग चलती है। तो जब मैम कोटेड है, कोटेड की ट्रेडिंग चलती है, तो हम हाईएस्ट प्राइस लेते हैं उस दिन का, उस दिन का लोएस्ट प्राइस लेते हैं और इसका एवरेज कर लेते हैं, ये हो गई मेरी मार्केट वैल्यू। क्योंकि हाईएस्ट चाहिए लोएस्ट चाहिए, हाईएस्ट लोएस्ट का मेरा क्या चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, दैट विल बी माय मार्केट वैल्यू फॉर दैट डे। लेकिन मैम सपोज करो जिस दिन ये घटना हुई थी कि हमने कन्वर्ट किया था नॉन एलिजिबल फॉर्मेट में, या फिर ऐसा हुआ था जिस दिन ऐसा हुआ था मैंने मर्जर कर लिया था किसी अनरजिस्टर्ड के साथ, या फिर डिसोल्यूशन करवाया था, उस दिन तो ट्रेडिंग ही नहीं हुई। तो कुछ नहीं करो, अगर इन शेयर्स की उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई है तो उससे जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग जिस डेट पे ट्रेडिंग हुई थी उस दिन का हाईएस्ट लोएस्ट प्राइस ले लेना। पीयूष अभी रिवाइज कराऊंगी थोड़ा सा, अभी यहीं से पिक करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे बोलता है कि मैम एग्जिट टैक्स है, एग्जिट टैक्स किस पे लगता है, असेट माइनस लाइबिलिटी पे, और असेट की मार्केट वैल्यू लेनी होती है मुझे जब भी ट्रस्ट एग्जिट करता है, इस दुनिया से ट्रस्ट की दुनिया से जाता है, तो असेट की मुझे चाहिए मार्केट वैल्यू। अब असेट भी तो अलग अलग टाइप के हैं, जिसमें मैंने शेयर्स किया कि शेयर्स अगर कोटेड हुए तो क्या, तो अगर शेयर्स कोटेड है, सिक्योरिटीज कोटेड है, तो उनका मार्केट वैल्यू कैसे लोगे, हाईएस्ट लोएस्ट उस दिन का जिस दिन तुमने वो कंडीशन ब्रीच कर दी, ठीक है। अब अनकोटेड, अनकोटेड सिर्फ इक्विटी शेयर की बात की है, अनकोटेड में सिर्फ किसकी बात की इन्होंने, इक्विटी शेयर। ये सबसे लास्ट में करेंगे क्योंकि इसी को ढंग से समझना होता है और इसका क्वेश्चन नहीं होता है, दिक्कत ये, क्योंकि इसका क्वेश्चन देने के लिए उनको दूसरी कंपनी का पूरा डिटेल देना पड़ेगा, तो इसके लिए इसके क्वेश्चन
इसी रीजन से नहीं होते क्योंकि या तो उनको पहले अपना ट्रस्ट का डिटेल दो, फिर उस कंपनी की पूरी डिटेल दो जिसके बेसिस पे हम पूरी नेटवर्क निकाल पाए उसकी बैलेंस शीट से, तो इसके क्वेश्चन इस रीजन से नहीं होते, इसको थोड़ा सा हम रोकते हैं। मैम कोटेड शेयर्स हैं, कोटेड सिक्योरिटी, अनकोटेड इक्विटी शेयर तो अभी हमने रखा है पेंडिंग में। एक चीज और, अनकोटेड और भी कुछ हो सकता है ना, बचा क्या, अनकोटेड सिक्योरिटी हो सकती है। हाँ, क्योंकि कोटेड सिक्योरिटी ले ली, अनकोटेड सिक्योरिटी नहीं ली, ध्यान इधर ही दो क्यों सभी। और क्या हो सकता है अनकोटेड, अनकोटेड शेयर्स हो सकते हैं, बट शेयर्स अदर देन इक्विटी शेयर, क्योंकि अनकोटेड इक्विटी शेयर के बारे में तो हमने भी पढ़ना है जो अलग से दिया हुआ है। अनकोटेड के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है जो अलग से दिया है, तो इसलिए अनकोटेड शेयर्स अदर देन इक्विटी एंड सिक्योरिटी के बारे में बात करें। यहाँ तक ओके। अब मैम अगर ये अनकोटेड सिक्योरिटीज हैं तो क्या करें, बोलते कुछ मत करो, तुम मर्चेंट से ही जाके पूछ लेना इसकी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे क्या मुझे नेट रियलाइज होगा। तो कुछ मत करो, तुम फेयर मार्केट वैल्यू ले लो या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू ले लो, जो तुम्हारा मर्चेंट बता दे इन अनकोटेड के लिए, क्योंकि इनकी मार्केट में ट्रेडिंग ही नहीं होती। जब ट्रेडिंग नहीं होती तो किसी एक्सपर्ट से ही पूछोगे ना कि तुम्हारे हिसाब से इसका कितना मिलना चाहिए, तो वही जाके करना है अनकोटेड के लिए। मतलब कोटेड में तो मैम हमको एवरेज लेने को मिल जाएगा, हाँ कोटेड में तुम्हें एवरेज लेने को मिल जाएगा हाईएस्ट लोएस्ट का। अनकोटेड में पता ही नहीं है किससे पूछे, तो किसी एक्सपर्ट से जाके पूछ लो मर्चेंट से कि तुम्हारे हिसाब से इसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना बनता है। इसके बाद सिंपल चालू हो गया। इसके बाद बोलते हैं मैम इमूवेबल प्रॉपर्टी का क्या करें, तो तुम भी जानते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी में एक होता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो बोलते हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लो, और साथ में देख लो इसकी फेयर मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, इसमें से जो भी हायर होगा वो लेना, जो ज्यादा हो वो ले लेना इमूवेबल प्रॉपर्टी का। मैम इसके अलावा कोई और प्रॉपर्टी हुई तो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, मूवेबल हो सकता है, कुछ और हो सकता है, फिर से जाके कुछ मत करना, फेयर मार्केट वैल्यू या एनआरवी देख लेना तुम्हारी वैल्यूएशन डेट। आया मैम, और भी एसेट हो सकती है, एक एसेट कौन सी हो सकती है, और कुछ नहीं, हम पूरी अंडरटेकिंग दे रहे हैं, मेरा एक यूनिट दे रही हूं मैं पूरी अंडरटेकिंग, तो बोलता है कुछ मत करो, उसकी नेटवर्थ कैलकुलेट करो। कैसे, असेट माइनस लाइबिलिटी करो। आया समझ में। अब पहले इसको मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ, और इधर ही ध्यान देना लिखने की जगह, क्योंकि ऑलमोस्ट डेड एंड पे है अब चैप्टर। ठीक है, इसमें सिर्फ मुझे बताना है इक्विटी शेयर जो अनकोटेड है उसका क्या होगा, वो समझा दिया, तो लाइबिलिटी में क्या नहीं आता, वो दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने किया था स्टार्टिंग, एग्जिट टैक्स का मतलब समझा था कि देखो ट्रस्ट काम, कभी मेरा ट्रस्ट का शुरुआत हुई थी 2017 में, या ये जब 2017 में स्टार्ट हुआ था, ऑब्जेक्टिव काम करना हमने 2018 में स्टार्ट किया, मतलब अभी रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं है, सिर्फ ट्रस्ट के 4 लोग बैठ गए मीटिंग की 2017 में, 2018 में काम करना स्टार्ट किया, काम करने के बाद 2020 में रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, इतना लेट। अब जब भी रजिस्ट्रेशन लिया था तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स हमने चेक किए थे, तुम्हें पता है हमने चेक किया है कि अगर रजिस्ट्रेशन देना तो भाई का जेन्युइन होना चाहिए ऑब्जेक्टिव, और साथ में दूसरे लॉ का भी कंप्लायंस होना चाहिए, ये 2 चीजें कंप्लाई होती तो भाई बढ़िया बात, तेरे को रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। इतनी बात आई समझ में। अब कल चल के वो ये ना फॉलो करे, कल चल के ये फॉलो ना करे, तो हम बोलेंगे ना तुम ट्रस्ट की दुनिया से अब जा रहे हो क्योंकि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करेंगे। तो वही तो हुआ एग्जिट। तो एग्जिट की क्या होती है, कुछ कंडीशंस होती है, अगर तुमने ऐसा ऐसा में से कुछ भी कैसा कैसा कर लिया तो हम बोलेंगे कि तुमको अब ट्रस्ट की दुनिया में जगह नहीं मिलेगी, तुम एग्जिट कर रहे हो, और एग्जिट करते करते टैक्स पे करते जाओ, क्योंकि जब तक तुम रजिस्टर्ड थे हमने 15% और 85% बार बार एग्जाम किया, तो बार बार एग्जाम करते हो तो तुम ऐसे क्या नहीं कर सकते, ट्रस्ट का पैसा लेके नहीं निकल सकते, तुमको क्या करना पड़ेगा, टैक्स तो पे करना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या है, जब हम मान लेंगे कि भाई तेरा एग्जिट हो चुका है, क्या है वो कंडीशन जब मैं मान लूंगी, वो बोलता है तुमने जब रजिस्ट्रेशन लिया मुझे एक ऑब्जेक्टिव बताया था,
ऑब्जेक्टिव को मेरे सीआईटी ने अच्छे से चेक किया था, याद आ रहा है, इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी करके उसने यही 2 चीजें तो चेक की थी कि भाई जेन्युइन है, सब कुछ है। तुमने उस ऑब्जेक्टिव को ही मॉडिफाई कर दिया। तो जब तुमने उस ऑब्जेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया और तुमने बोला कि रजिस्ट्रेशन फिर से दे दो, क्योंकि 30 डेज में बोलना पड़ता है ना कि 30 डेज में मॉडिफिकेशन हुआ है, उसको बता दो। उसने बोल दिया नहीं, ये ऑब्जेक्टिव सही नहीं है, तो इसका मतलब अब तुम हो चुके हो नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट। यही बात आ गई समझ में कि कन्वर्जन तुम्हारा हो गया नॉन एलिजिबल फॉर्म में। ठीक है, चलो मान ली ये बात, अच्छा लगा कि आप बोल रहे हो कि मॉडिफिकेशन किया, उन्होंने नहीं माना, उनको अच्छा नहीं लगा ऑब्जेक्टिव, तो नॉन वो है एलिजिबल फॉर्म है। और जब नॉन एलिजिबल है तो तुमको रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं, नहीं रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो तुम ट्रस्ट की दुनिया के लायक हो ही नहीं, एग्जिट टैक्स पे करके जाना। ठीक है मैम, हम मर्जर कर रहे हैं। मर्जर क्या करना है? मर्जर तुम किससे कर सकते हो? देखो मर्जर करना है, ये ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है, ये ट्रस्ट भी रजिस्टर्ड है। भाई दोनों का जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, ऑब्जेक्टिव अच्छे से चेक किया गया होगा, तो तुमको अगर मर्जर करना है तो दूसरे ट्रस्ट के साथ करो ना जो रजिस्टर्ड है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुमको रजिस्ट्रेशन दिया था, तुम्हारी चेकिंग हुई थी, उसको रजिस्ट्रेशन दिया, उसकी चेकिंग हुई थी। तुम दोनों मर्जर करो, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, ये नॉन एलिजिबल मर्जर नहीं है। लेकिन तुम मर्ज कर रहे हो किसके साथ? तुम तो रजिस्टर्ड और सामने वाला रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो जो सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, उसके आज तक ऑब्जेक्टिव को मैंने चेक नहीं किया, तो तुम दोनों कैसे मर्जर कर सकते हो? तो वहां पे करेक्शन भी कर लो बुक में, ऊपर जहां लिखा है मर्जर विथ नॉन सिमिलर ऑब्जेक्टिव एंड रजिस्टर्ड ट्रस्ट, वो गलत है, उसको कट कर दो। पेज नंबर 221 पे सेकंड, मर्जर इनटू एन एंटिटी whether have similar objective or non-similar objective. Second वाला, merger with an entity whether similar or non-similar objective but not registered under section वही 12 AB 1023C। एक अनरजिस्टर्ड से मर्जर करोगे तब बोलेगा कि ये गलत किया है। ठीक है, फिर चाहे ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सेम था अनरजिस्टर्ड वाला या फिर नहीं था, हमको उससे मतलब नहीं, दोनों रजिस्टर्ड मर्ज करते तो हमको दिक्कत नहीं होती। तो अनरजिस्टर्ड के साथ मर्ज कर लिया तो गलत है, यहां तक दिक्कत ठीक। फिर मैम चलो, तुमने कन्वर्जन किया, हमने बता दिया मॉडिफिकेशन पसंद नहीं आया। तुमने एक अनरजिस्टर्ड जहां से कुंडली नहीं मैच होती थी वहां शादी कर ली, हमको पसंद आना नहीं है, वही बात हो गई है। फिर वो बोलते देखो तुम जा रहे हो ना ट्रस्ट की दुनिया से, हाँ ये ध्यान से सुन लेना इसका लॉजिक, तुम ट्रस्ट की दुनिया से जा रहे हो, हाँ ठीक है। आज तक जब तुम रजिस्टर्ड थे, देखो यहां से यहां तक तुम रजिस्टर्ड थे, तुमको एग्जेम्पशन मिलती गई, तुम्हारे पास ट्रस्ट की प्रॉपर्टी तो है। तुमने आज तक उस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी पे इसलिए टैक्स पे नहीं किया क्योंकि तुमको 85% तुम अप्लाई करते गए, हम तुमको एग्जेम्पशन देते गए। 85% तुमने बोला अप्लाई कर रहे हैं या फिर अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो कर रहे हो हम तुमको एग्जेम्पशन तो दे रहे थे ना। अब तुम जा रहे हो ट्रस्ट के लिए हो ही नहीं, जाते जाते सेल नहीं कर सकते उन प्रॉपर्टी को और कैपिटल गेन अर्न नहीं कर सकते। समझ रहे हो? यहां तक वो रजिस्टर्ड था। सपोज करो 2025 में उसने बोला कि मेरे को ट्रस्ट बंद करना है, यहां से यहां तक जितना भी तुमने कमाया सब तो तुमने एग्जाम करवा लिया। 15% ऐसे ही एग्जाम्ट है, 85% एक्यूमुलेट भी तो बता सकते हो कि 5 साल के लिए एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। और अब तुम क्या बोल रहे हो 5 साल बाद हम तो चले, तो बोलता है ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम एग्जिट कर रहे हो तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगी बहुत सारी ट्रस्ट की, तुम क्या सोचोगे एग्जिट कर देते इधर इधर कैपिटल गेन आ जाएगा, हम सेल करते ना उस प्रॉपर्टी को, कैपिटल गेन कमाते। बोलते ऐसा नहीं चलेगा। अगर तुम एग्जिट कर रहे हो तो ये जितनी भी एसेट है ना किसी और ट्रस्ट को डोनेट करके जाओ। तुम्हारे पास 12 मंथ है, किसी और ट्रस्ट को दो, वो ट्रस्ट यूज करेगा अब आगे से, क्योंकि डोनेशन हमने अलाउ किया हुआ है ना अदर ट्रस्ट को। उस ट्रस्ट को देके जाओ, वो ट्रस्ट क्या करेगा, इसे किसी और चीज में यूज करेगा, वो ट्रस्ट के पर्पस के लिए यूज करेगा। अगर ये 12 मंथ्स में नहीं हम डोनेट करें तो फिर तुमको एग्जिट टैक्स लगेगा। और एग्जिट टैक्स कैसे लगता है? वो लगता है एग्जिट टैक्स मैक्सिमम मार्जिनल रेट के ऊपर लगता है। और ये एग्जिट टैक्स के लिए मैम अमाउंट क्या होगा?
तो आपको असेट में से लायबिलिटी माइनस करनी पड़ती है और असेट की मार्केट वैल्यू लेनी होती है। मैम ये असेट की मार्केट वैल्यू किस दिन की लोगे? मर्जर होगा तो मर्जर के दिन की लो, जब गलत तरह से मर्जर किया है। तुमने मॉडिफिकेशन किया ऑब्जेक्टिव में, किस दिन मॉडिफिकेशन किया ऑब्जेक्टिव में जो गलत था ऑब्जेक्टिव तुम्हारा, उस दिन की मार्केट वैल्यू लो। मैम डिसॉल्व कर लिया हमने ट्रस्ट को, तो डिसोल्यूशन की डेट की मार्केट वैल्यू लो, मतलब जिस दिन ब्रीच किया है ना उसी दिन का क्या लेना है तुमको, मार्केट वैल्यू लेना है। अब इन असेट्स में मैंने क्या बताया था कि ये जो असेट्स तुम काउंट करने जा रहे हो ना, जिसकी मार्केट वैल्यू ले रहे हो, उसमें ये दो असेट कतई लेना मत। क्यों मत लेना? पहली चीज मैम, ये जो असेट है ना, ये असेट पता है कब खरीदी थी? ध्यान इधर दो पीयूष। ये जो असेट की आप बात करो कि इन असेट्स में आपको ये दो असेट्स तो लेनी ही नहीं है। क्यों नहीं लेनी? सबसे पहले बोला देखो, रजिस्ट्रेशन तुमने कहाँ लिया? 2020 में। यहां से यहां तक जितनी इनकम अर्न की होगी उस सारी इनकम पे तुमने टैक्स ऑलरेडी पे कर लिया, क्योंकि तब तुम रजिस्टर्ड थे नहीं, और रजिस्टर्ड थे नहीं तो तुमको सेक्शन 11 एंड 12 का कोई क्या नहीं मिला, एग्जेम्पशन नहीं मिला। जब तुम रजिस्टर्ड ही नहीं थे इस फेज में तो तुमको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिला था, और एग्जेम्पशन नहीं मिला तो जितनी इनकम कमाई है सब पे तो टैक्स पे किया तुमने। तो उस इनकम से अगर एसेट खरीदते हो जब तुम्हारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं था और उससे तुमने कोई एसेट खरीदी, तो वो एसेट पे एग्जिट होते वक्त फिर से टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहले एग्जेम्प्ट ही नहीं थी कभी एसेट। ठीक है। दूसरा, अब ये हमने चैरिटेबल ट्रस्ट में पढ़ा था कि देखो, अगर आप सेक्शन 11 एंड 12 का एग्जेम्पशन लेते हो तो सेक्शन 10 का कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट 1023C एंड 10 सबसेक्शन 1। ये बोला था कि 11 12 ले रहे हो तो सेक्शन 10 भूल जाओ, कोई एक सेक्शन का एग्जेम्पशन लो जिसमें सिर्फ ये दो एक्सेप्शन है कि 10 तो कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम का एग्जेम्पशन मिलेगा और 1023C वो भी मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ? इसका मतलब आप बोल रहे हो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो भी एग्रीकल्चर इनकम वाला एग्जेम्पशन ले सकते हो। हाँ, रजिस्टर्ड नहीं है तो भी तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट ही है। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम अर्न करता है ट्रस्ट और उससे असेट कमाता है, खरीदता है, तो उसको मत लो ना, क्योंकि वो तो एनीवेज क्या थी, एग्जेम्प्ट ही थी, चाहे ट्रस्ट रजिस्टर्ड हो या फिर ट्रस्ट रजिस्टर्ड नहीं। ठीक है। अब मैम ये जो आप टैक्स की बात कर रहे हो कितने दिन में पे करना होता है, इसकी कुछ तो डेट है, वो डेट ही हमको मेनली देखनी पड़ेगी। उस डेट से 14 डेज के अंदर पे कर दो। अगर पे कर दिया ठीक है, अगर पे नहीं करते तो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ का तुम्हें क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। अब मैम वो डेट को ही मेरे को मेन समझना है कि वो डेट क्या होगी, तो इसको तो अभी मैं देखती भी नहीं। मर्जर कर लिया मैम, गलत जगह मर्जर हो गया, तो जिस दिन तुमने गलत जगह मर्जर किया वहां से 14 डेज के अंदर टैक्स पे करो। ठीक है। मैम डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया, आपने कहा था ना जिस दिन डिसॉल्व करो उसके बाद 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिसोल्यूशन, इतना टाइम है तुम्हारे पास डोनेशन करने के लिए। हमने इन 12 मंथ्स में डोनेशन ही नहीं किया, तो जैसे ही 12 मंथ्स एंड हुए वहां से 14 डेज के अंदर टैक्स पे कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास 12 महीने थे डोनेशन करने के लिए, नहीं किया 12 महीने में, कंडीशन फुलफिल नहीं की 14 दिन के अंदर, अब क्या कर देना, टैक्स पे कर देना। यहाँ तक ओके? ठीक है। अब बात आती है मैम कन्वर्जन पे। हमने कन्वर्जन किया, नॉन एलिजिबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, हमारे पास ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? 30 डेज के अंदर उनको बता दो कि हमने मॉडिफिकेशन किया है। अब या तो वो मुझे रजिस्ट्रेशन देंगे या तो मना कर देंगे कि रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, यही होगा। अब मैम मैंने मॉडिफिकेशन किया, उनको बता दिया एओ को कि हमने मॉडिफिकेशन किया, और उसने रजिस्ट्रेशन दे दिया, क्या कोई एग्जिट टैक्स पे होगा? नहीं, क्योंकि दिया उसने रजिस्ट्रेशन मुझे। मैम इस एओ को फिर बताया और उसने बोल दिया नहीं रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, मना कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या चॉइस है, या तो तुम आईटेट में जाओगे या तो तुम आईटेट में नहीं जाओगे, क्योंकि तुमको सीआईटी ने बोला कि रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, तो सीआईटी के अगेंस्ट जाना है तो आईटेट में जाते हैं। तो या तो तुम आईटेट में जाओगे या तो तुम आईटेट में नहीं जाओगे। अगर आईटेट में जाओगे तो जब आईटेट डिस्पोज करेगा उस केस को, अगर तुम्हारे फेवर में नहीं है वो केस, तो वहां से 14 डेज चालू होता है। और अगर हम गए नहीं मैम तो पहले 60 डेज का वेट करेगा वो, क्योंकि तुम्हारे पास 60 डेज का टाइम है आईटेट में जाने के लिए। जैसे ही 60 डेज एक्सपायर हो गए वहां से 14 डेज काउंट हो जाए।
ठीक है, फिर हमने क्या किया मैम, ये मार्केट वैल्यू ऑफ असेट क्या होती है, क्योंकि असेट भी तो अलग अलग तरह की होती है। तो देखो सबसे इजी, सिर्फ याद तुम्हें कौन सा करना रहेगा, ये वाला, बाकी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों, देखो अंडरटेकिंग दोगे तो तुमने स्लम सेल में भी पढ़ा होगा, अंडरटेकिंग हमेशा नेटवर्क पे ही जाती है, तो असेट माइनस लायबिलिटी करनी होगी। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी तुम भी जानते हो, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होता है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एनआरवी जो भी ज्यादा हो, हमें तो ज्यादा ही चाहिए ना मार्केट वैल्यू टैक्स बढ़ाने के लिए, तो वट एवर इज हायर। ठीक है, इसके अलावा मैम कहीं कोई अनकोटेड चीज पता ही नहीं है, कहीं कोई अनकोटेड चीज हमें नहीं पता, तो तुमको नहीं पता तो किसी एक्सपर्ट से बात करो, तुम उससे बोलो कि तू बता दे भाई तेरे हिसाब से मार्केट वैल्यू या नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होता है। और साथ ही साथ इसके अलावा कोई और भी एसेट है, वही बोल रहा है कि एनआरवी वैल्यूएशन की डेट पे तुम पूछ लो कि क्या इसका नेट मुझे मिल सकता है। मेन चीज आती है मैम, शेयर्स कोटेड है, सिक्योरिटी कोटेड है, तो कोटेड है तो हाईएस्ट लोएस्ट का एवरेज लो। अगर शेयर्स कोटेड है, इक्विटी शेयर्स कोटेड है, अगर सिक्योरिटीज कोटेड है, तो हाईएस्ट लोएस्ट का एवरेज लेना होगा। जब तुम इसको लॉजिकली समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा सिर्फ शेयर्स में कुछ नया है, वो भी कोटेड शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। बाकी इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी पता है तुमको, एसडीवी और एनआरवी विचएवर इज हाई। आया, अब लास्ट एकदम स्टेज जो है इस चैप्टर की, वो क्या है, अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का क्या कैलकुलेशन करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है वैल्यू का। तो ये जो अनकोटेड इक्विटी शेयर्स है, इसके लिए क्या बोला है, लिखा है ए प्लस बी माइनस एल डिवाइड बाई पीई इंटू पीवी। कुछ कोई फॉर्मूला नहीं, फिर से ये पता चलेगा धीरे से कि ये यूनिटरी मेथड ही है, कुछ भी नहीं है, ये क्या है, सीधी सीधी यूनिटरी मेथड। मैम ये ए बी क्या है, ये असेट्स हैं। अब वो कैसी एसेट है वो देखेंगे। ये क्या है मैम, लाइबिलिटी। अच्छा ये वो नहीं हो गया नेटवर्थ अगेन, असेट माइनस लाइबिलिटी। ए प्लस बी तुमको दिया है बुक में, माइनस एल दिया है, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ए प्लस बी और कुछ नहीं है, ए प्लस बी असेट्स हैं। ए किसी कैटेगरी की एसेट है, बी किसी कैटेगरी की एसेट है, सारी एसेट को लो, लाइबिलिटी माइनस कर दो, तो ये हुआ क्या, नेटवर्थ। ठीक है, अब पीवी क्या है वो देखते हैं, पीई क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले मेरा दिमाग चलता है कि ए वाली एसेट कौन सी है, बी वाली एसेट कौन सी है, और उसमें से मुझे लाइबिलिटी माइनस करके नेटवर्थ कैसे निकालना है। अब देखो, बोलता है ए वाला जो है ना, ए में मुझे कुछ एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी होगी, तो बी में मुझे कुछ एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू। अच्छा, कुछ एसेट्स ऐसी हैं यहाँ पे, जब इक्विटी शेयर्स अनकोटेड हैं, तो बोलता है कुछ एसेट्स की बुक वैल्यू लेनी होगी और कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए बाइफर्केशन ए प्लस बी है। बोलता है ए में सारी एसेट्स की बुक वैल्यू ले लो, जितनी एसेट्स है सबकी बुक वैल्यू ले लो। तो मैम फिर बी के लिए छूटा क्या, अरे ई में वो है जिसके वैल्यू चेंज होती है, जैसे ज्वेलरी वैल्यू चेंज हो जाती है, प्रीशियस स्टोन इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। मतलब जिन चीजों का मार्केट वैल्यू इम्पैक्ट आता ही है, उन चीजों की उसको क्या चाहिए, मार्केट वैल्यू। जैसे आर्टिस्टिक वर्क, शेयर्स, सिक्योरिटीज, जिनका वैल्यूएशन, शेयर्स, सिक्योरिटी, ये हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू पे ही चलते, सिर्फ उसको लो। ये सिर्फ अनकोटेड के लिए बोल रहा है, और बाकी के इसके अलावा ऑल एसेट्स बुक वैल्यू पे ही चाहिए। इसके अलावा जितनी भी, फिर वो तो बुक वैल्यू पे दो, इसलिए ए प्लस बी करा उसने। आया, तो हो गई सारी एसेट मेरे पास, ज्वेलरी वगैरह जो जो है उसको ले लिया, जितनी एसेट्स है उसको ले लिया। अब वो बोले इन एसेट्स में एक बात सुनो, टीडीएस तुमने जो पे किया वो कोई एसेट नहीं होता है, वो तुम्हारी एक लाइबिलिटी थी जो तुमने टैक्स पहले से ही क्या कर लिया, पे कर दिया, एडवांस टैक्स पे किया है। अरे ये कोई तुम्हारी एसेट थोड़ी ना है। तो बोलता है टीडीएस, एडवांस टैक्स, ये सारी चीजें एसेट में से माइनस कर देना, दिस आर नॉट एसेट्स। डन, आया समझ में। तो ए और बी ये है। फिर मैम ऐसे जैसे आप ये लाइबिलिटी बता रहे हो, कुछ कुछ चीजें आप बोलोगे लाइबिलिटी पर लाइबिलिटी नहीं भी होगी। और ये जो अभी यहाँ पे मैं बता रही हूँ ना, ये बोलता है देखो असेट हो गई ये, इसमें से लाइबिलिटी माइनस करनी है और कुछ चीजों को एक्सक्लूड कर दो। और यही एक्सक्लूड जनरली 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 पूरे के पूरे वैल्यूएशन में एक्सक्लूड होगा इसके।
यहाँ तो ये सिर्फ अनकोटेड के लिए दे रहे हैं, पर चाहे तुम कोटेड शेयर्स का कर रहे हो, कहीं का भी करो, जब हम ओवरऑल यहाँ पे करते हैं ना एक्रीटेड इनकम का कैलकुलेशन, इस लाइबिलिटी में भी यही सेम चीजें एक्सक्लूड होती है। समझ गए मेरी बात? यहाँ अनकोटेड के लिए भी दिया है और अलग से ओवरऑल लाइबिलिटी में क्या क्या हटाना है, तो वो सेम ही है, चाहे तुम अनकोटेड का पढ़ो या फिर ओवरऑल लाइबिलिटी के लिए पढ़ो, सेम ही एक्सक्लूजन है। तो मैम क्या क्या एक्सक्लूड करने का बोल रहे हो, तुम लॉजिकली सोचना, क्योंकि हम तो इतना तो अकाउंट्स पढ़ के आ चुके हैं। क्या सबसे पहले बोलता है लाइबिलिटी में क्या कैलकुलेट नहीं होगा, मानना ही मत कि ये तुम्हारी लाइबिलिटी। क्या बोल रहा है? पेड अप कैपिटल कभी भी वापस करते हैं क्या? पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर कोई भी कंपनी को वापस करना नहीं पड़ता है, शेयर्स इधर उधर मार्केट में घूमते रहते हैं, कभी भी पेड अप कैपिटल तुम्हें वापस नहीं करना होता है। दूसरा, सेपरेट एंटिटी के कॉन्सेप्ट अलग है, वो सब तो अभी कुछ इतना दिमाग नहीं लगाते। बट हाँ, पेड अप कैपिटल मैम कहीं से कहीं तक लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि कंपनी को अगर एफआर के बेसिस पे भी देखो तो ये इक्विटी कहलाता है। जो चीज आपको वापस नहीं करनी वो कभी लाइबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, लाइबिलिटी में इसको नहीं लेंगे। और क्या नहीं लेंगे मैम लाइबिलिटी में? तो बोलता है amount set apart for the payment of dividend on preference shares and equity shares। डिविडेंड पे करने के लिए तुमने सिर्फ पैसा अलग निकाल के रखा है, वो तो टैक्स वैक्स सब पे कर चुके थे ना तुम, ये तो सिर्फ तुम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये कोई लाइबिलिटी थोड़ा ना, तुम्हारी मर्जी है, चाहे हो तो करो डिस्ट्रीब्यूट, नहीं तो मत करना। तो जो सेट अपार्ट करा है पैसा डिविडेंड के लिए, उसको भी मत लो, ये कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये तो सब टैक्स वैक्स पे करके तुम इनकम कैलकुलेट करने के बाद ये सारी चीजों पे आते हो। ठीक है, और हम प्रपोज डिविडेंड पैसे भी नहीं लेते हैं इनकम टैक्स में, तुम्हें याद होगा मैट में भी नहीं लिया था। मैम रिजर्व एंड सरप्लस, ओ भाई रिजर्व एंड सरप्लस तो तुमने उल्टा और संभाल के रखा है पैसा, रिजर्व है वो किस बात की लाइबिलिटी, उसको भी मत लो। मैम कोई प्रोविजन हमने क्रिएट किया, अब वो किसी भी नेचर का प्रोविजन हो, टैक्स के लिए प्रोविजन हो, किसी लाइबिलिटी का प्रोविजन हो, अरे प्रोविजन है, तुमने एक्चुअल में एस्टिमेशन किया है, ये एक्चुअल में तुम्हारा कोई लाइबिलिटी नहीं है, तुम सोच रहे हो कि मेरी इतनी लाइबिलिटी आ सकती है, आई क्या? नहीं। तो वो बोल रहा है यही चीज है कि जो एस्टिमेटेड है उनको भी छोड़ दो, ये तो है ही नहीं कोई लाइबिलिटी, ये तो उल्टा पैसा रिजर्व करके रखा हुआ है, डिविडेंड के लिए कुछ पैसा निकाला है वो भी कोई लाइबिलिटी नहीं है, और पेड अप कैपिटल भी तुम्हारी कोई लाइबिलिटी नहीं है। अब पेज पलट के देखोगे तो कट कॉपी पेस्ट यही चीजें लिखी हुई है। पेज पलटो, लाइबिलिटी वाले पोर्शन पे हो, 226 पे लास्ट में लिखा है ना। अब क्या चीजें आप लाइबिलिटी में से एक्सक्लूड कर दोगे तो सेम कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी यही आया। तो बेसिकली चाहे मैं अनकोटेड इक्विटी शेयर कैलकुलेट करूं या फिर मैं ओवरऑल एक्रीटेड इनकम कैलकुलेट करूं, ये लाइबिलिटी में ही आता ही नहीं, और रटना मत, लॉजिक सिंपल है। ठीक है, अब दो चीजें तो एक साथ कवर हो गई। अब यहाँ पे मैम ये तो समझ में आया, कुछ एसेट्स बुक वैल्यू पे, कुछ एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पे, लाइबिलिटी में क्या नहीं लेना वो समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैम ये भी तो बचा है, पी क्या होगा, पीवी क्या होगा, उसको करना है। तो पीई क्या लिखा है? टोटल अमाउंट ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल एंड पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा है उसने, ये इंटू ये। अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, जब मेरा पेड अप कैपिटल इतना था तब मेरा नेटवर्थ इतना था, तो जब अभी मेरा पेड अप वैल्यू इतना है तो मेरा नेटवर्थ कितना? अब इसको अगर तुम फॉर्मूले में कन्वर्ट करो तो यही तो फॉर्मूला है कि मेरी पेड अप इक्विटी कैपिटल इतनी है अगर कंपनी की, तो नेटवर्थ उसका इतना है, तो जब मैंने इसमें इतना पे किया है तो फिर मेरा नेटवर्थ कितना? क्या ये बात आई समझ में? पीयूष, ऑल इज वेल? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल में वही यूनिटरी मेथड ले देके। अब इसको एक बार पूरा पढ़ लो क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, पढ़ लो 10 मिनट में।
डन। चलो ये वाला क्वेश्चन एक देखती हूँ और एक तुमको करना है, ठीक है। अब इसमें क्या कैलकुलेशन करना है, मेरे को तो कुछ पीयूष आ रही है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 25 मेरे को लास्ट में ही जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी दिए, कुछ 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 दिया, मैं सिर्फ बता रही हूँ टाइप द वे दे गिव द क्वेश्चन। अगर तुम्हें दिख जाए कि इधर ट्रस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट, और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी और ये सब दे के रखा है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया, इक्विटी शेयर्स दिया, स्टैम्प ड्यूटी, वही समझ जाना कि ये एग्जिट टैक्स का लायबिलिटी देख के, प्राइमा फेसिया सिर्फ देख के। फिर थोड़ा डिटेल में अब वेरिफिकेशन इज नीडेड, तो ये देखो टैक्स लायबिलिटी एज द रिजल्ट ऑफ मर्जर, मतलब इन्होंने मर्जर कर दिया और टैक्स लायबिलिटी, एग्जिट टैक्स लायबिलिटी पूछ रहे, मतलब कुछ तो गड़बड़ कर लिए नहीं, मर्जर वाली क्या हो गई है, गड़बड़ हो चुकी, ठीक है। अब मुझे इतना पता है कि एग्जिट टैक्स कैलकुलेशन कैसे होता है। एग्जिट टैक्स का कैलकुलेशन होता है असेट माइनस लायबिलिटी। तो यहाँ देखो ना, ये लायबिलिटी है, हाँ, ये भी लायबिलिटी है, हाँ, ये भी लायबिलिटी है, हाँ, ये कॉर्पस फंड है, हाँ। पर मैंने अभी अभी कुछ पढ़ा था ना कि कौन सी लायबिलिटी काउंट होगी ही नहीं, प्रोविजंस तुम काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इन्होंने तो अपने हिसाब से सारी लायबिलिटीज देके रख दी तुमने। अब तुमको सोचना है कि मुझे कौन सी लायबिलिटी को नहीं लेना है असेट माइनस लायबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर दूसरा क्या दिया, अभी मुझे नहीं पता मुझे कॉर्पस लेना चाहिए या नहीं, मुझे नहीं पता इसको नहीं लेना चाहिए, ये वाली लायबिलिटी में से क्या लेना चाहिए अभी मुझे नहीं पता, बट ये पता है कि लायबिलिटी दी है। फिर बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स दिए हैं, इक्विटी शेयर्स हैं जो ट्रेड होते हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, और तुमको ही नहीं दे दिया हाईएस्ट प्राइस उसके बाद लोएस्ट प्राइस, मतलब तुम्हें पता है कि इक्विटी शेयर ट्रेडिंग होते हैं और मुझे हाईएस्ट लोएस्ट का एवरेज लेके इसकी वैल्यू निकालनी है। मैम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तुमको भी पता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए ही दी होगी, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर ओपन मार्केट वैल्यू, इनमें से जो भी हाईएस्ट होगी वो तुमको लेना है, बुक वैल्यू से यहाँ कोई मतलब नहीं है, जानबूझ के दिए बुक वैल्यू। मेरे को क्या करना है, मुझे देखना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ओपन मार्केट वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज हायर। तो अभी मेरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, इसका कुछ करना भी है या नहीं करना। बुक में तो 20 लाख लिखा है, मैं बुक की वैल्यू का मानू या नहीं मानू। अरे बुक में तो तुम 50 लाख भी लिख सकते हो, पर मैक्सिमम मार्केट कितना दे रहा है और मैक्सिमम स्टैम्प ड्यूटी कितनी है उसी को देखो ना। तुम्हारा क्या, तुम बुक में कुछ भी लिख सकते हो, लैंड है वो तो। अब यहाँ पे मुझे क्या बोला है, एग्जिट टैक्स निकालना है, मुझे पता है मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे क्या निकलेगा एग्जिट, तो क्यों ना मैं पहले सारी मार्केट वैल्यू असेट की ले लूं, जितनी भी एसेट है एसेट की जो जो मार्केट वैल्यू जिस जिस वर्किंग के हिसाब से मैंने सोचा है वो लूं, उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दे, और जो मेरी एक्रीटेड इनकम आएगी उस पर ये मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। एक बार जितना याद है उसके बेसिस पे तुम निकालो ना कि तुम्हारी एक्रीटेड इनकम कितनी निकल, कैलकुलेट करो।
25 लाख। कितना? 25। पीयूष का कितना आ रहा है? 40। चलो देखते हैं। सबसे पहले लाइबिलिटी पे आती हूँ। क्या मुझे ये काउंट करना चाहिए लाइबिलिटी में? हटा दिया। ये वाली लाइबिलिटी काउंट करूं? ठीक है। प्रोविजन काउंट कर ले? इसको भी हटा दिया। लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ वेरियस यूटिलिटी बिल काउंट करना है ये, तो ये तो सही है। 96 हो गया अपना, खत्म। अब यहाँ पे लैंड है, लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आती है 15 लाख, लेकिन अगर हम लैंड को ओपन मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल करें तो वो 17 लाख है। तो कितना लूं मैं? विचएवर इज हायर। फिर इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है ना, तभी बोला है ना दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज में चल रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या निकली तुम्हारी हाईएस्ट लोएस्ट करके? 60 लाख। 60 लाख। 80 रुपीज मल्टीप्लाई 70। इसका कुछ काम है कि फिर इन्होंने बुक वैल्यू कंफ्यूजन के लिए तो दी है ना तुमको, हटा दो। ये क्या लिखा है? 55,000 प्रेफरेंस शेयर्स एन लिमिटेड के। सबसे पहले ये लिस्टेड है या अनलिस्टेड? हाँ, अनलिस्टेड है। जब तक वो नहीं बोलेगा वो अनलिस्टेड है, क्योंकि उसने क्या बोला है? प्रेफरेंस शेयर एन लिमिटेड के, फिर कुछ दिया ही नहीं है। क्योंकि अगर ये लिस्टेड होते तो उसको हाईएस्ट लोएस्ट देना पड़ता ना, क्योंकि हाईएस्ट लोएस्ट हमने किया है शेयर्स एंड सिक्योरिटी का। शेयर्स इंक्लूड इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस, और सिर्फ अलग से अनकोटेड इक्विटी शेयर्स का हमने किया है। समझ में आया? तो ये अनकोटेड है, इसको रिवाइज करो, कितना आएगा वैल्यू? अनकोटेड है, मुझे पता ही नहीं अनकोटेड शेयर्स के लिए क्या करूं। ये अनकोटेड शेयर्स अदर देन इक्विटी शेयर्स ही हैं, तो तुम किससे पूछोगे? किसी मर्चेंट से पूछोगे, तुम ही बता दो इसका ओपन वैल्यू या एनआरवी क्या है, तो क्या लोगे तुम बताओ? 44। ठीक है, इसका काम है क्या? मुझे कोई काम नहीं। अब करो। ये हो गया तुम्हारा 17, ये हो गया तुम्हारा 60, और ये हो गया 44। ठीक है, और 96 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा 25, इसका एनएमआर की रेट है। तो यही चीज मैं तुम्हें बार बार बोल रही थी, इसको ध्यान दो। कोटेड इक्विटी शेयर्स नहीं लिखा है, कोटेड में तो हर तरह के शेयर्स हैं, हर तरह की सिक्योरिटी है। अनकोटेड में सिर्फ इक्विटी शेयर का अलग से उन्होंने कुछ देख के रखा है, और बाकी अनकोटेड शेयर्स अदर देन इक्विटी शेयर्स में तुम्हें फिर से फेयर मार्केट वैल्यू या ओपन वाली जो भी तुम्हें मिल रही है वो लेके रखना है। अब ये 24 भी कर लो, खत्म हो जाएंगे, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे सारे। 24 भी कर लो। मैं 2 पेज में है तो तुमको बुक का पेज खोलना ही पड़ेगा। 198। क्वेश्चन ध्यान से करना, इसमें एक डेट वाला फंडा भी आएगा, कुछ तो डेट से रिलेटेड भी एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ये एग्जाम पे तुमको करना है, यही क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम में रिवाइज करना।
मैम डे के शेयर का लोएस्ट प्राइस 30 रुपीज ही है। 300 30 लिखा हुआ बुक में। वो जीरो उसमें नीचे था वहाँ पे। अच्छा अच्छा 0 पे।
हो गया? बताओ तुम्हारे हिसाब से एक्रेडिटेड इनकम कितनी है? 7,10,000। पीयूष तुम्हारी? मेरी ये नहीं आ रही मैम, फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ रहा था। क्या था पता है वो फर्स्ट पॉइंट में? रजिस्ट्रेशन के पहले वाली चीज तो नहीं थी वो? पढ़ो उसको एक बार, क्योंकि वही चीज दिए कौन सी की कौन सी असेट मेरे को नहीं लेनी चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के पहले ही आपने ली थी, उस पर टैक्स दे चुके हो। तो शायद इसमें एक लैंड वाला पॉइंट है ना, यस मैम। पटिया लैंड का। हाँ, तो इसमें वही पॉइंट है कि वो प्रीवियस ईयर की है जिस वक्त तुम ऑलरेडी टैक्स पे करते थे, क्योंकि तब तक तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड ही नहीं था। ठीक है? और एग्जाम में कौन सा करना है? सिर्फ ये वाला, क्योंकि इसमें सब कुछ है। वो इजी वाला था जो अपन ने इससे पहले किया, और इसमें सब कुछ है। मार्क 24 फॉर एग्जाम पर्पस। मैं एक चीज पूछ रही थी मैम, जो आपकी दूसरी बुक है मैम, वो उसके अंदर मैम ओल्ड या न्यू दोनों के क्वेश्चन है या न्यू वाले के पास्ट क्वेश्चन है? जो काम काम के, मतलब जैसे अभी ये रिपीटेशन आ रहे हैं ना, तो वो मैंने मेरे हिसाब से चूज करके रखा कि ये हो गया, मतलब इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। ठीक है, पर सारे होल्ड कोर्स के क्वेश्चन नहीं नहीं। नहीं, सारे नहीं मैम। वो करने गई ना तो ये तो स्कैनर बन जाएगा बड़ा सा। चलो, अब अभी जिस हिसाब से टाइम है उसके हिसाब से आज तुम एओपी के क्वेश्चंस करो, वेरियस एंटिटी के क्वेश्चन पे आ जाओ। चैरिटेबल में अब जो क्वेश्चन बचे ना वो डायरेक्ट थ्योरी वाले, कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, वो वाले। ठीक है? मैट के क्वेश्चंस तो उसी वक्त कर लिए थे ना। डिविडेंड फिर कल करेंगे, आज इसको करते हैं। ये पता है मैंने तुम्हें बोला था पहला क्वेश्चन एओपी का यही है जिसमें तुमको इंडिविजुअल से वाली एओपी मिलेगी। ये सारे इंडिविजुअल जो एओपी बना के बैठे हैं, एज देख के रखिए। इनका शेयर भी दिया है तुमको कि इसका 60%, इसका 40%। लेकिन मैंने देखा जेएनके की इनकम, तो एक की इनकम 1 लाख है, एक की इतनी है। वहीं जेएनके का दूसरा केस देखा तो दोनों की इनकम लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। मुझे टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करके देनी है उसकी। अब एक चीज तुम्हें पता है कि टैक्स लाइबिलिटी में अगर दोनों की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो तुम्हें एक और चीज पे आना पड़ेगा, रिबेट अंडर 86। याद आता है? ये वही वाला क्वेश्चन है, और पता है इसको तुम क्यों ही कर लोगे? ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में देखना होगा। पहले सॉल्व करो, अगर एओपी याद होगा तो ये अब भी सॉल्व हो जाएगा, जिसमें जब मेरी टोटल इनकम इतनी तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी इतनी, तो मेरा एओपी का शेयर इतना है तो मेरी कितना रिबेट मिलेगा टैक्स लाइबिलिटी। याद आया थोड़ा सा? ये वाला करो, ये थ्योरेटिकल है, पढ़ने के लिए ये सिर्फ। ठीक है, पहले एओपी का करो, फिर इसके बाद बिजनेस ट्रस्ट वगैरह के भी आज कर लेते क्वेश्चन। थोड़ी सी क्लास एक्सटेंड कर दूंगी।
पीडीएफ ओपन किया हुआ है ना तुमने? हाँ बोलो आवाज धीरे आ रही। क्या? तुम्हारी आवाज धीरे आ रही, कुछ कह रहे हो? नहीं नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ पीडीएफ है ना तुम लोग के पास? मैंने टाइमर लगाया है। यस।
हो गया। रीबेट वाला पॉइंट लिखना है, तुम लोग समझ पाए ना ये चीज। अगर सामने वाले का ओवरऑल रिबेट कैलकुलेट करना है तो सामने वाले की इंडिविजुअल इनकम भी चाहिए मुझे। तो यहाँ पे मेजर चीज क्या है, वो क्वेश्चन ही इतना ही दिया है कि तुम्हें वो पॉइंट लिखना था कि यहाँ पे रिबेट कैलकुलेशन होगा। ठीक है, डाउट है कुछ इस क्वेश्चन में? एक चीज पूछ रही थी हम, जैसे अगर रिबेट वो 87 वाली भी मिलती है यहाँ पे, वो जो 12,500 वाली, तो वो मिक्स कैसे नहीं करते करते, वो मिक्स नहीं करते, हैं? मतलब वो क्वेश्चन में भी नहीं करते मिक्स। क्योंकि एओपी वगैरह का क्या है, उनने देखो उसके लिए फिर डिटेलिंग देनी पड़ेगी हर चीज की। ठीक है, नहीं मैम, जैसे इनकम 5 लाख से कम होती तो तो इनकम 5 लाख से कम होगी अगर तुम वन वन इंडिविजुअल की, से पूछ रहे हो। इंडिविजुअल की मैम। हाँ। हम जो 5 लाख की एक रिबेट, वो रिबेट होती है ना मैक्सिमम 12,500 की, हम्म। वहाँ यहाँ पे कंप्यूटेशन कैसे होती है? क्योंकि यहाँ पे लाइबिलिटी इंडिविजुअल की भी पूछ रहे वो मिलेगा, देखो पहले तुम अपना टैक्स कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन करने के बाद की सपोज करो मेरा टैक्स आया 21,000 मान लो। फिर उसके बाद वही होगा ना कि कितना विच एवर इज हायर तुमको माइनस करने मिलेगा। वो माइनस करने के बाद इसमें से रिबेट ले लो। बट ये लोग मिक्स नहीं करते, मैं ये बोलूँ। ठीक है, अपने को तो पहले अल्टीमेटली चाहिए मुझे पे कितना करना है, फिर पेमेंट के बाद में बोलूंगी मेरा इतना तो ये टैक्स इतना निकल के आ रहा है, तो इस शेयर पे मुझे कितना रिबेट मिलेगा। तो उससे पहले ही तुम वो वाली रिबेट ले लो। ठीक ठीक। है, अब बिजनेस ट्रस्ट अगर याद है हमको, तो बिजनेस ट्रस्ट के सारे क्वेश्चंस है अब, और इन्वेस्टमेंट फंड के। तुम्हें याद है बिजनेस ट्रस्ट का कहाँ पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्स था, कहाँ पे पास थ्रू स्टेटस लिखना था, कहाँ पे डिविडेंड एग्जेम्प्ट था इन द हैंड्स ऑफ यूनिट होल्डर। पीयूष तुमको भी याद है? तुम बिजनेस ट्रस्ट में भी नहीं थे क्या? एक सेकेंड, तुम बिजनेस ट्रस्ट में भी नहीं थे? दो छुट्टी तो लिए मैम, हाँ, 2 छुट्टी तो लिए। तो फिर बिजनेस ट्रस्ट क्यों नहीं याद? वो तो हमने अच्छे से याद किया था विथ लॉजिक। मैम रिकॉल नहीं किया ना। एक वीडियो शेयर करूंगी मेरा जिसमें पूरे वेरियस एंटिटी का रिवीजन है। ठीक है, उसको बैठ के उसमें सारे लॉजिक भी बताए हुए हैं, उसको एक बार आज देख लेना। क्योंकि अब तुम क्या करोगे बिजनेस ट्रस्ट के क्वेश्चन और इन्वेस्टमेंट फंड के क्वेश्चन में यहाँ पे, क्योंकि वो याद सिर्फ रेट याद चाहिए, रेट याद है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे तुम बैठ के मुझे नहीं पता क्या करोगे। एलएलपी याद है? वो याद है? चलो उसके क्वेश्चन करते हैं फिर। बिजनेस ट्रस्ट नहीं करते, देखो क्या चॉइस देनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट फंड तो याद होगा ना, कैपिटल गेन वगैरह। ये रहा इन्वेस्टमेंट फंड का क्वेश्चन, करो 22। मैम जो लास्ट जैसे क्वेश्चन था यूपी वाला में, उसमें वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट में भी शायद इंसर्टेड नहीं है उसके अंदर। उसमें वो प्रैक्टिकल वाले के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। नहीं मैम, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है, उसके अंदर ना पीछे सॉल्व कर रखा है उसने। देखती हूँ मैं, है ना, एक बार चेक करती हूँ। इलस्ट्रेशन 40 क्योंकि में। एक क्वेश्चन अपना आएगा, एक और क्वेश्चन एओपी का है जिसमें ये है, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन। सेम क्वेश्चन है, सही यही हाँ क्वेश्चन है। सेम ही है, यही सारी चीजें दी है, लेकिन फिर उसमें सारी डिटेल है जिसमें तुम्हें एक्चुअल में रिबेट भी कैलकुलेट करना है।
मुझे एक बार वो सेंड भी कर देना, अगर इनकम्प्लीट होगा ना मैं उसको ऐड करवा दूंगी आज ही। हुआ? इस पे डाउट है। समझा रही हूँ मैं ये वाला क्वेश्चन।
देखो, इन्वेस्टमेंट फंड का करने के लिए सबसे जरूरी है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का नॉलेज, वो अच्छा चाहिए। अब इसमें क्या दिया है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स दिए, पर्टिकुलर इनकम, एक से यहाँ पे क्या दिया, इनकम ऑफ 4 कर देना, 4 इन्वेस्टमेंट फंड्स हमको देके रखी, इनकम इन्वेस्टमेंट फंड ए बी सी डी देके रखा है। बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। अब ये चारों की मेरे को इनकम दी, बट मुझे एक चीज तो पता है कि बिजनेस इनकम पे टैक्स पे करता है इन्वेस्टमेंट फंड, और बाकी चीजों पे मेरे यूनिट होल्डर्स जो है वो टैक्स पे करे। यहाँ अगर मैं ए का देखूं तो इसकी तो कोई बिजनेस इनकम ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं बी को देखूं तो बी की बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपीज, बाकी तो अदर सोर्स या कैपिटल गेन की, मतलब 2 लाख रुपीज पे बी टैक्स पे करेगा। अब बी क्या है, मेरे को याद है कि पीजीबीपी में अगर ये कंपनी है या फर्म है तो 30% टैक्स है, और अदर देन दिस है तो एमएमआर की रेट पे टैक्स है। तो देखते कि ये इन्वेस्टमेंट फंड किस फॉर्म का है, अभी तक तो कुछ पता नहीं मुझे। सी में देखा तो अरे ये तो लॉस हो गया इसको, यहाँ पे भी कोई बिजनेस इनकम है ही नहीं, लॉस ही है, मतलब बिजनेस इनकम नहीं है। डी पे देखा, डी में बिजनेस इनकम 5 है। अब मेरी इच्छा तो हो रही है कि मैं 5 लाख लिख दूं, लेकिन फिर मुझे नीचे देखना है, यहाँ लॉस है, और बिजनेस इनकम का जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, अदर सोर्सेज के लॉसेस को आप बिजनेस इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो। तो मैंने अगर इसको यहाँ से सेट ऑफ किया तो ये कितना आ जाएगा, 3 लाख। तो इसका मतलब मेरी बिजनेस इनकम यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे 2 लाख है और यहाँ पे 3 लाख रुपीज है। तो ये हो गया मेरा इन्वेस्टमेंट फंड ए बी सी डी, ये हो गई बिजनेस इनकम, इसकी 2 लाख और इसकी 3 लाख, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ ही लिया है कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, एक जगह लॉस है एक जगह इनकम नहीं है। यहाँ तक ओके। अब बोलता है कंप्यूट करना इनकम, एक तो फंड की इनकम तो हम कैलकुलेट कर चुके हो, साथ में हर एक यूनिट होल्डर की भी इनकम कैलकुलेट करना है, और फंड में यूनिट होल्डर्स कितने, 20। ये क्यों लिख दिया, हर एक ने 12 महीने से ज्यादा होल्ड किया, क्योंकि वो कंडीशन थी कि लॉसेस तभी मिलेंगे 2020 के बाद जब आप 12 मंथ्स या उससे ज्यादा होल्ड करते हो। तो उसने बता दिया होल्ड करते हो, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन फंड इज द ओनली इनकम ऑफ यूनिट होल्डर, ठीक है, यही इनकम है और कुछ है ही नहीं इनके पास। इन्वेस्टमेंट फंड सी हैज द फॉलोइंग इनकम कंप्यूटेड फॉर 22-23-24, what would be the total income of the fund and unit holder for that year? हमको ओवरऑल फंड की इनकम तो बता दी, अब वो पूछा यूनिट होल्डर्स के लिए क्या इनकम होगी, फंड की क्या इनकम होगी। अगर बिजनेस इनकम यहाँ पे 2 लाख है और 9 लाख है, मतलब आगे चल के कुछ और भी बताया उसने, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले टोटल इनकम यूनिट होल्डर की लेते हैं। तो अगर यूनिट होल्डर की इनकम देखूं तो कितने यूनिट होल्डर थे मेरे, 20। सब में मैं 20 डिवाइड कर लेती हूँ, उसके हिसाब से मेरे को इनकम मिल जाएगी। तो ये इनकम हो गई मेरे यूनिट होल्डर्स की, 22, 20, 23, 24 की, डिवाइड बाय 20 करके। इधर कितनी थी, यहाँ 14 था, इसको डिवाइड किया। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, हम 6 लाख का कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, 6 लाख का कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना आ रहा है, 8 लाख। क्या ये सेट ऑफ होता है क्या, कर सकती हूँ क्या मैं कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को सेट ऑफ? डिपेंड करता है, मैं लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म वाला नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। तो अब मेरे को वही समझ नहीं आ रहा, एक मैंने ऐसा पढ़ के रखा है, लॉन्ग टर्म तो लॉन्ग टर्म से ही होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से भी होता है और शॉर्ट टर्म से भी होता है। उसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म किसी से भी हो जाएगा, अदर सोर्स से नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैम ये तो सेट ऑफ होने से रहे, फिर यहाँ कुछ कुछ दिया है ना इन्होंने, यहाँ पे तुमको इनकम वगैरह दी है ना, ये इसी के लिए दी है क्या, ये किस लिए दिया है फिर? मुझे बस थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा कि यहाँ 30,000 कैसे लेके आए, यहाँ पे कुछ कैपिटल गेन ही नहीं है, कहाँ चला गया, या फिर वो लॉस था इसीलिए हुआ, क्या हुआ वो, देखो जरा हुआ क्या इसके साथ। लॉजिक बस ये समझ नहीं आ रहा कि ये भी सी है
यहाँ पे ये 30,000 ही रह गया, ऐसा कैसे? इसमें लगता है बिजनेस लॉस भी क्लेम कर लिया 6 लाख बाय 20 30,000 पर इनकम। इसका मतलब पता है, अगर ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा हुआ होगा, इसका मतलब अभी तक एक टारगेट दिया था सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का पढ़ने के लिए। ये पूरे रूल सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के ही लग रहे हैं। इन्वेस्टमेंट फंड इज नथिंग, इसका मतलब तुम लोग को अभी ये याद ही नहीं। बिजनेस लॉस तो कर ही नहीं सकते ना मैम, ये यूनिट होल्डर्स क्लेम। मेरे को तो ये बताओ 30,000 कैसे आया? मेरे को कुछ भी नहीं आता, दिमाग ही नहीं चल रहा मेरा भी। मैं तो खुद सोच रही हूँ 30,000 कैसे आया। इन्वेस्टमेंट फंड वाला ना लगाऊं तो 6 लाख कर सकते हैं, क्योंकि 8 - 2 करके बिजनेस लॉस क्लेम कर लेगा और 6 लाख इसको अलाउड नहीं होगा। तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 20, तो ईच इंडिविजुअल यूनिट होल्डर की 30,000 आ जाएगी। और कैपिटल गेन कहाँ गया वो लॉस? कैपिटल गेन अगर फ्यूचर में आएगा तो कैरी फॉरवर्ड कर लेगा वो। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पे क्या है मैम, 2 लाख का बिजनेस लॉस है, उसको तो सेट ऑफ कर सकते हो ना इनकम फ्रॉम अदर्स। जैसे तुमने बिजनेस इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लॉस से सेट ऑफ किया, वैसे ही इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते हो ना। तो मैंने सेट ऑफ कर लिया, 8 लाख माइनस 2 लाख किया, कितना आ गया 6 लाख। 6 लाख डिवाइड बाय 20, ये आ गई मेरी क्या 30,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। मतलब ये पता है इन्वेस्टमेंट फंड एक धोखा है। तुमसे वो बार बार क्या लॉजिक लगवा रहे हैं, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड के। ये हो गया मैम। यहाँ पे क्यों नहीं आया? अरे गेन लॉस है, वहां लॉसेज है जिसको हम जनरली कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वहां तो हम इनकम लिख रहे हैं ना पूरी। अब यहाँ पे उसने देखो पूरा लिख के दिया है, यहाँ पे पढ़ लो इसको, यहाँ पे उसका नोट आ गया। बिजनेस इनकम जब यूनिट होल्डर के एंड में टैक्सेबल नहीं होती तो बिजनेस लॉस कैसे क्लेम करेगा मैम वो? बोलो। पहले इन्वेस्टमेंट फंड खुद में सेट ऑफ सारे करके बांटता है। याद है अपन ने जब इन्वेस्टमेंट फंड किया था, मैंने क्या कहा था, जो भी इनकम लॉस पहले अपने घर में सेट ऑफ करेगा, अदर देन बिजनेस कुछ लॉस। बिजनेस का तो वही करेगा। ठीक है, मैं जैसे इन्वेस्टमेंट फंड हूँ, मेरे पास बिजनेस इनकम है, मेरे पास ये सारे लॉसेज है, सब है, आपस में पहले सेट ऑफ हो जाएंगे जो जितना होना है। फिर जो बचा कुचा है, अगर पीजीबीपी का अभी भी लॉस आ रहा है, वो मेरे पास ही रहेगा। हाँ मैं वही नहीं बांटूंगी। हाँ सेट ऑफ हो गया, जो सेट ऑफ होना था हो गया। कैरी फॉरवर्ड करने के लिए कौन से जाएंगे सिर्फ, अदर देन पीजीबीपी के लॉसेस। राइट। तो यहाँ पे भी वही है। अब मेरे पास क्या था, मेरे पास मैम बिजनेस लॉसेज है, इधर से मेरे पास इनकम भी दिख रही है। पहले इन्वेस्टमेंट फंड अपने हिसाब से कैलकुलेशन निकाल लेगा सेट ऑफ करके। अब बचा हुआ जो, अब देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स किसके पास जानी चाहिए, सबके पास बटनी चाहिए। 2 लाख का बिजनेस लॉस है, 8 लाख रुपए इसकी इनकम है, पहले आपस में सेट ऑफ कर लिया, पहले अपना फायदा देखेगा। इन्वेस्टमेंट फंड में पहले सेट ऑफ होगा। 8 लाख तो यूनिट होल्डर्स की इनकम है ना। 8 लाख रुपीज ओवरऑल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है। इसकी मैम ये इन्वेस्टमेंट फंड की है यूज? हाँ, इन्वेस्टमेंट फंड की ओवरऑल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इनकम है इन्वेस्टमेंट फंड की। तो इन्वेस्टमेंट फंड की देखो ना, ये लिखा है, ये रही, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम दी है ये पूरी। इन्वेस्टमेंट फंड ABCD 4 तरह के इन्वेस्टमेंट फंड है, और हर एक इन्वेस्टमेंट फंड में 20 यूनिट होल्डर्स है। समझे? तो सबसे पहले हम कंप्यूटेशन फिर इन्वेस्टमेंट फंड की करते हैं, उसके बाद यूनिट होल्डर्स। ऑब्वियसली ना, फंड पहले सेट ऑफ कर लेगा, सेट ऑफ का हक फंड के पास है। सेट ऑफ के बाद भी कोई अगर अभी बच गई है ना लॉसेस, वो सिर्फ बटते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, ये क्या था मैम, 2 लाख का लॉस है किसका, बिजनेस का। इसके पास बिजनेस का लॉस अदर सोर्स से सेट ऑफ होता है, पहले सेट ऑफ कर लिया उसने, तो बचा अब कितना इनकम, 6 लाख इनकम बची। अब ये बांटेगा वो यूनिट होल्डर्स। ठीक है, ये वहां पे भी लिखवाया था मैंने इन्वेस्टमेंट फंड में, पहले घर में सेट ऑफ कर लेगा जो जो होता है, उसके बाद बचा कुछ बांटता है ये। तो इन्वेस्टमेंट फंड में काम का चीज क्या है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, ना कि इन्वेस्टमेंट फंड तो कुछ है ही नहीं। यू हैव टू डू सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड फॉर दैट। मैम एक बार आपका जो इसी पे आपने वो चार्ट बनवाया था ना, वो पूरा एक इन्वेस्टमेंट फंड एक बार ओपन करोगे मैम? मैंने बनाया था, वो कहाँ है, मुझे ढूंढने दो। मैम आपने ग्रुप में भी शेयर कर रखा है वो। 1 मिनट रुको, देखती हूँ मैं। तब तक तुम लोग ये
इसको पढ़ लिया हो तो ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, तब तक मैं वो निकालती हूँ। 23 कुछ नहीं है, इंडिविजुअल बोल दिया उसने। 115 बीएससी नहीं लिया है, सिंपल तुम्हें इंडिविजुअल का क्या करना है, इनकम कैलकुलेशन करना। अब एक चीज मैम, इंडिविजुअल दिख रहा है? दिख रहा है। टैक्स कैलकुलेशन दिख रहा है क्या? हाँ, बस इतना ही करना है क्या? टैक्स कैलकुलेशन नहीं, सोचो कहीं इसमें एएमटी तो नहीं लग रहा। अब देखते हैं एएमटी के लायक कुछ दिया भी है। मेरे को कुछ नहीं बोला, ये दिख रहा है कुछ 100% डिडक्शन। अब तुम बताओ एएमटी करोगे या नहीं करोगे? 80 IA से है। 80 आईए से 80 आरआरबी का कोई भी डिडक्शन होगा तो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सब लग ही रहा था, बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन आ ही रहा है। और मैम ये क्यों लिखा है 115 बीएससी नहीं लिया? क्योंकि ये ले लेता तो एएमटी तो कैलकुलेट नहीं होता है। याद आया, इंडिविजुअल के लिए हमने किया है बार बार कि एक इंडिविजुअल है, या तो 115 बीएससी लेगा या तो नहीं लेगा। अगर वो लेगा तो तुम एएमटी कैलकुलेट ही नहीं करोगे। याद आ रहा है? बट मैम अगर उसने 115 बीएससी नहीं लिया तो हो सकता है एएमटी कैलकुलेट करे अगर 80 आईए से आरआरबी का उसका कोई डिडक्शन है, या फिर एडजस्टेड टोटल इनकम ग्रेटर देन 20 लाख। अब देखो इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, मतलब एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। वो पता है जानबूझ के क्या लिख रहा है, सिर्फ 20 लाख बिजनेस इनकम है। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, और ये तो सिर्फ 20 लाख की आई बिजनेस इनकम, एएमटी तो कैलकुलेट ही नहीं होना चाहिए। बिजनेस इनकम की बात नहीं चल रही है। जो तुम एडजस्टेड टोटल इनकम निकालते थे ना, क्या था एडजस्टेड टोटल इनकम? तुम्हारी नेट टोटल इनकम में वापस 35 एडी का डिडक्शन ऐड कर देंगे, 80 आईए से 80 आरआरबी का जो डिडक्शन है वो ऐड कर देंगे। फिर तुमने अगर 10 डबल ए का डिडक्शन लिया है वो ऐड कर देंगे, और इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये थी एडजस्टेड टोटल इनकम। याद है? थोड़ा भूली बिसरी याद है? तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट क्या लिख के बैठ रहा है, बिजनेस इनकम 20 लाख है, और हम बह गए भावनाओं में कि 20 लाख है मतलब एएमटी तो लगेगा नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन करना है। बिजनेस इनकम नहीं, एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख है तब नहीं कैलकुलेट होता है। आई ये बात समझ में? तुम ये कैलकुलेट करो, मैं वो ओपन करती हूँ। ठीक है, करो इंडिविजुअल की टैक्स कैलकुलेशन। याद रखना एएमटी अलग करना है, रेगुलर भी करना है, दोनों कैलकुलेशन होंगे। आईबी में डिडक्शन कितनी होती है वैसे? 100%। बिजनेस की इनकम की? इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह अलग अलग इन चीजों की दी हुई है। आईए से आईए भी बहुत सारे, सिर्फ नाम याद रखने हैं। जनरली उसमें ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल कर दो, बस इतनी कंडीशन रहती है, और 100% देना।
हो गया। यस सर। तो मैं एक चीज बताऊं, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना, सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुम लोग को बोलती जाती हूँ ऐसा आएगा वैसा आएगा, तो प्लीज उसको थोड़ा सिंसियरली लिया करो। जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट का तुमने अभी बैकअप नहीं लिया, उसमें भी मैंने बताए थे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो बुक से पढ़ना, इस बुक से पढ़ना, बट कई जगह ऐसी चीजें होती है जहाँ पे तुम लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि फ्लो कैसा है। तो कभी छूटे ना क्लास तो टेक द बैकअप। ठीक है पीयूष? बताओ, मेरे को ही बोलना पड़ता है ये सब। कहाँ जाऊं मैं? एक मिनट, वो तुम्हारा ओपन कर लिया है मैंने। अब कल टाइम पे 7 बजे ज्वाइन करना सुबह, क्योंकि शुरुआत में 40 मिनट्स डिविडेंड को जाएंगे और फिर से हम यही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? अब देखो, इसमें भी वही चीज थी ना, अभी मैं इसमें मार्कआउट नहीं कर पाऊंगी। कैपिटल गेन का लॉस हुआ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लॉस, मतलब कोई भी गेन वगैरह सब हुआ है, पहले आप क्या करोगे, सेट ऑफ खुद में ही कर लोगे। जो आपके पास है आप अपना अपना सेट ऑफ करो। सेट ऑफ करने के बाद जो लॉस बचता है वो क्या जाएगा, यूनिट होल्डर्स को। मतलब अपने घर में जो सेट ऑफ वगैरह करना है पहले कर लेना। सेट ऑफ का हक ये लिखा है ना, यूनिट होल्डर्स के पास नहीं है कि वो सेट ऑफ करेंगे। पहले फंड क्या करेगा, जो भी लॉस है सेट ऑफ वगैरह करेगा, और फिर जो बचा कुछ है वो उन लोग के पास भेजेगा। और इसके लिए एक और बार इन्वेस्टमेंट फंड में जो एग्जाम्पल दिया है, फिर से उसको भी सॉल्व कर ले, जो बुक में ही है कॉम्पैक्ट में, उसमें भी सेम एग्जाम्पल है। ठीक है? ठीक है विनय?